हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 26 अप्रैल और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आज इससे पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके करंट अफेयर का सबसे बड़ा रोल होता है, जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए आज के करंट अफेयर को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और दोस्तों, अंत में आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, इसका आंसर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 26 अप्रैल है, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने 25 अप्रैल को क्या पढ़ा उसको एक बार हम लोग सब रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब 26 अप्रैल के करंट अफेयर को शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 25 अप्रैल को जो करंट अफेयर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 अप्रैल को जो हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा था उसको एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं। तो देखते हैं कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो देख सकते हैं कि दिनेश महेश्वरी को नियुक्ति किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगला देख सकते हैं कि बाढ़ के कारण खबरों में रहा किसानसा शहर किस देश की राजधानी है। तो किसानसा सिटी विच वाज इज द न्यूज ड्यू टू फ्लड इन द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो देख सकते हैं कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि DRC का एक जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसका एक क्या है, एक राजधानी है, ठीक है। राजधानी किसकी है, तो किसानसा शहर की, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं कि स्पेसडेक्स मिशन के तहत हाल ही में किन दो उपग्रहों को अपनी दूरी सफल डॉकिंग पूरी की है। तो अंडर द स्पेसडेक्स मिशन विच टू सैटेलाइट रिसेंटली कंप्लीटेड देयर सेकेंड सक्सेसफुल डॉकिंग, ठीक है। तो ये है STX-01 चेंजर और STX-02 टारगेट, ठीक है। तो ये दोनों ने इस चीज़ को क्या पूरी की है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अगला देख सकते हैं कि नेपाल ने के किस हवाई अड्डे के परियोजना को चीनी जो कि निर्माण कंपनियों के साथ बड़े पैमानों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जोड़ा गया है, ठीक है। तो विच एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन नेपाल हैज बीन लिंक्ड टू मैसिव करप्शन एंड इरेगुलरिटीज विथ चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो देख सकते हैं कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है जो नेपाल में है, इसी के साथ क्या हुआ, एक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के साथ इसको जोड़ा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगला देख सकते हैं कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2025 को किस तारीख को मनाया जाएगा, ठीक है। जो मनाया गया है तो ऑन विच डेट विल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2025 बी सेलिब्रेटेड। तो कब मनाया गया, इसको 23 अप्रैल को, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अगला देख सकते हैं कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR किस राज्य में है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इंडिया फास्ट स्टॉक ब्रीडर रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। तो आप इसको याद रखेंगे। दोस्तों, ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर 2025, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला देख सकते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं तो व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड। तो देख सकते हैं कि 24 अप्रैल को, ठीक है, इसे मनाया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला देख सकते हैं, ठीक है, कि हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जोड़ा गया कितने। तो रिसेंटली यूनेस्को हैज एडेड टू द जियोलॉजिकल जियो पार्क नेटवर्क, ठीक है। कितने जोड़े गए हैं, तो इसमें 16 को जोड़े गए हैं, ठीक है, जियो पार्क को। तो आपको यह ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगला है कि चीन और किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, ठीक है। तो चाइना एंड विच कंट्री प्लान टू बिल्ड ए न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून। तो चीन और कौन है, तो रूस है, ठीक है। दोनों ने मिलकर इस चीज़ को, ठीक है, योजना बनाने की एक तैयारी कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अगला देख सकते हैं, ठीक है, कि AI प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आयरन बोर्ड चिप को किसने लॉन्च किया, ठीक है। देख सकते हैं कि हु हैज लॉन्च द आयरन बोर्ड चिप टू इन्हेंस AI परफॉर्मेंस गूगल। तो गूगल के द्वारा इसे क्या किया गया, इसे लॉन्च किया गया है।
दोस्तों अगला है भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया, ठीक है। तो वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बिन लॉन्च, तो कहाँ इसे मुंबई में किया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कि 25 अप्रैल का जो करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़ा था उसको पूरी तरीक़ा से यहाँ पर एक बार रैपिड रिविजन कर लिए हैं। चलिए तो अगले हम लोग सब 26 अप्रैल को करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि यह 26 अप्रैल और 26 अप्रैल के जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ से देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों कि सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच है जिसे भारत ने निलंबित कर दिया, ठीक है। तो द इंडस वाटर ट्रीटी इज द बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय इंडिया, ठीक है। तो इसे इंडिया के द्वारा इसे निलंबित कर दिया है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और भूटान है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, एक काफ़ी अभी चर्चा में है, कुछ दिन पहले एक हमारे देश में जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ है, उसकी वजह से इसकी भारत सरकार ने एक जो कदम उठाई है। तो आप देख सकते हैं एक किसके साथ निलंबित हुआ है, तो पाकिस्तान के साथ हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके और हम डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया है। विश्व बैंक के मध्यस्थता से भारत पाकिस्तान के बीच देखा जाए तो 19 सितंबर 1960 को एक समझौता हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें और बातें कही जा रही है, देख सकते हैं, ठीक है। सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया था। देख सकते हैं कि पश्चिम की ओर देखा जाए तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो कि सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब, जो कि ये देख सकते हैं कि आवंटित की गई है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ की बात करें हम तो सतलज हो गया, रावी हो गया, ब्यास को भारत को आवंटित की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि समझौते में किस प्रकार से बातें हुई थी। दोस्तों आगे देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत संधि के प्रावधानों के अधीन पाकिस्तान को आवंटित नदी के पानी का उपयोग कर सकता है, इस बात को कहा गया था। इस पर पाकिस्तान के तत्कालिक फील्ड मार्शल जो कि आयूब खान और भारत के तत्कालिक पीएम जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक सहमति हुई थी। तो इसी चीज़ को क्या किया, विरत किया गया है, ठीक है, निलंबित किया गया है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि भारत के लिए किए गए अन्य फैसले आप देख सकते हैं कि पंजाब के अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है और पाकिस्तानियों के लिए सार्क 2 वाला जो वीज़ा है योजना को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया, ठीक है। तो कोई भी पाकिस्तानी जो है इंडिया में अभी फिलहाल के लिए नहीं आ सकते, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वीज़ा योजना को निलंबित कर दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, कि 2025 के आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार में किस पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो विच पंचायत ऑन द फर्स्ट पोजीशन इन द 2025, ठीक है। तो आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है दब्बा एस ग्राम पंचायत है, माल ग्राम पंचायत है, या मोतीपुर ग्राम पंचायत है, या फिर गोलापुरी ग्राम पंचायत है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें 2025 के अगर आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार जो स्थान प्राप्त हुआ है माल ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आइए और इसको डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2025 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचायत पुरस्कार 2025 का विजेता की बात करें हम तो देख सकते हैं कि यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती और राज मंत्रालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, ठीक है। वेयर वाज द 38 मीटिंग ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन दोस्तों बेंगलुरु है, चेन्नई है, नई दिल्ली है और भोपाल है। तो देखिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार जो बोर्ड की 38वीं बैठक की बात करें हम तो इसे नई दिल्ली में आयोजित की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नई दिल्ली को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों इसे की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं और क्या बातें कही जा रही हैं कि केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में इसे आयोजित की गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के बारे में कुछ और जानेंगे, देखते हैं
किसके गठन के बाद 1945 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। और बोर्ड का गठन हर 3 साल के बाद में सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा इसे किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसमें और कुछ बातें कही जा रही हैं कि बोर्ड जो पुरातात्विक विरासत हो और अध्ययन सांस्कृतिक संरक्षण के काम करने वाले संस्थानों के बीच मजबूत संबंध बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों और इसमें देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ASI के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देख सकते हैं। तो स्थापना की बात की 1861 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे की गई थी। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण देश के पुरातत्व अनुसंधान के लिए एक प्रमुख और सर्वोच्च संगठन है। यह देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। भारत का एकमात्र निकाय जो कि देश में पुरातात्विक स्थलों के सुरक्षा और प्रबंधन के लिए एक जिम्मेदारी उठाती है। ठीक है, तो कौन? तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि कलईनगर केवी नाई थिट्टम योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो देख सकते हैं कि कलईनगर नर जो कि केवी नई, ठीक है, थिट्टम स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है तमिलनाडु है, राजस्थान है, केरल है और महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों कलईनगर की बात करें, केवी नई थिट्टम की बात करें तो इसे तमिलनाडु में से क्या इसको शुरू की गई इस योजना को। ठीक है, तो आइए और इसको की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों इस योजना के बारे में कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए तो सहायता की बात वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण और विपणन में सहयोग करेगी। और इसे लॉन्च किसने किया गया है, तो मुख्यमंत्री SK स्टालिन के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका प्रमुख उद्देश्य की बात करें हम देख सकते हैं तो राज्य के 25 जो कि पारंपरिक शिल्पों को पुनर्जीवित करना और उसे आधुनिक बाजार के अनुरूप बनाना है, इसका मेन मकसद है। और कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे वे अपने व्यवसाय की स्थिरता एवं विस्तार दे सके। दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, तो खोंगजोम डे इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है त्रिपुरा है, नागालैंड है, मणिपुर है और असम है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों खोंगजोम दिवस की बात करें हम तो इसे मणिपुर राज्य में इसे क्या किया गया है, मनाया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं क्या है। देखिए खोंगजोम दिवस मणिपुर में हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह दिवस 1891 की एंगल जो कि वहाँ पर मणिपुरी एक युद्ध हुआ था उसी के में जो शहीद हुए थे उसकी स्मृति में इसे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा गया कि इस युद्ध में मणिपुरी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको इतिहास से काफ़ी ज़्यादा यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आपको याद रखना है। तो यह दिवस हर साल देखा जाए तो 23 अप्रैल को मणिपुर को थोम्बल जिले के खोंगजोम युद्ध के स्मारक में राज्य स्तरीय समारोह में इसे आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी प्रकार से हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके करंट क्वेश्चन से रिलेट करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है इन सारे बातों को। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मोदी स्मृति की बात करें हम, संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो वेयर हैज द मोदी मेमोरियल म्यूजियम बीन का इनोग्रेटेड। ठीक है, तो इसे कहाँ पर किया गया है, तो ऑप्शन है नई दिल्ली में, पटना में, मोतीहारी में या फिर दिसपुर में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों मोदी स्मृति संग्रहालय की बात करें हम तो इसका जो शुभारंभ जो है जो कि बिहार के मोतीहारी में इसे किया गया। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि बिहार के मोतीहारी के एक जो कि उद्यमी यमुना सिकारिया ने राज्य का पहला मोदी जो कि स्मृति संग्रहालय स्थापित किया है। और संग्रहालय में प्रधानमंत्री मोदी को उपहार में दिए गए जो कि 56 नीलाम किए गए स्मृति चिन्ह को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि IPL में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट 50+ स्कोरर इन IPL। ठीक है, तो ऑप्शन है रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है या फिर विराट कोहली है। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे।
देखिए दोस्तों, आईपीएल में सबसे ज़्यादा अगर 50 प्लस स्कोर बनाने वाले अगर बल्लेबाज कोई है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विराट कोहली हैं। ठीक है, तो चलिए और इनको की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर जो कि देश डेविड वार्नर को पीछे छोड़ सबसे ज़्यादा जो कि 50 प्लस स्कोर से 50 से अधिक रन की पारियां इन्होंने अपने बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ और देख सकते हैं कि विराट कोहली ने अब तक देखा जाए तो 67 50 प्लस स्कोर से अधिक रन के स्कोर इन्होंने बनाया है। और कोहली आईपीएल के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कुल मिलाकर देखा जाए तो 1000 बाउंड्रीज जैसे चौके छक्के का आंकड़ा इन्होंने पार किया। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस बार आईपीएल हो रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हर साल मलेरिया जो कि दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो हर साल मलेरिया दिवस की बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए थोड़ा और मलेरिया के बारे में की पॉइंट के बारे में समझेंगे। देखिए प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया जो कि दिवस यहाँ पर विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम की बात करें हम 2025 की जो थीम है देख सकते हैं कि मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। ठीक है, और पुनर्निवेश, पुनः कल्पना और पुनः जागृति है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि मलेरिया जो है कि एक प्रकार का देखा जाए तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण से होता है। और परजीवी जो कि मलेरिया वेक्टर कहे जाने वाले संक्रमित मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से मनुष्यों में ये फैल सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो चर्चा में रहता है वही आपके एग्जाम्स के पर्चे में देखने को मिलते हैं। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि मलेरिया संचरण को रोकने और कम करने के तरीके वेक्टर का नियंत्रण है। ठीक है, और देख सकते हैं कुछ इसमें दिया गया है। तो देख सकते हैं कि मलेरिया के वैक्सीन का नाम क्या है, RTS और S बाई कितना है AS01 है। ठीक है, जिससे कि मॉस्क्यूरिक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, देख सकते हैं इसके अलावा देखा जाए तो R21 मैट्रिक्स एंड M भी एक प्रकार के मलेरिया के वैक्सीन। दोस्तों ये दोनों को आपको याद रखना है, कहीं आपको एग्जाम्स में फोर्थ ऑप्शन में आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, किसी क्वेश्चन के साथ आपको रिलेट करके ये दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर छांटने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। ठीक है, तो अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें हम तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की। ठीक है, तो एक कहाँ पर नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए तो इसको और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत और नेपाल ने हाल ही में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना को इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्यों की इसी समय पर पूरा किया जा सके और इसकी शुरुआत की। ठीक है, देख सकते हैं कि अगर अरुण 3 जल विद्युत परियोजना पूर्वी नेपाल में आप देख सकते हैं कि जिले में एक कोसी नदी की एक सहायक नदी अरुण 3 नदी पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें हम तो देख सकते हैं कि 900 मेगावाट की रन ऑफ एक क्या है रिवर योजना है, जिसका अर्थ होता है कि अब बड़े जलाशय की आवश्यकता के बिना नदी की प्राकृतिक अफवाह को उपयोग कर सकती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर नेपाल की बातें और नेपाल के थोड़ा करंट अफेयर को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें हम तो KP जो कि शर्मा ओली हैं, और राष्ट्रपति की बात करें रामचंद्र पौडेल है, और राजधानी की बात करें तो काठमांडू है। देखिए दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग सब। जनवरी 2025 में विश्लेषण के देखा जाए तो अनुत्तन के कारण से नेपाल का याला जो ग्लेशियर है ये लुप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है कि 2040 तक क्या हो जाएगा, यहाँ की एक याला ग्लेशियर है वो पूरी तरीके से लुप्त हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा विश्लेषण बताया जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कि नेपाल ने आर्मी चीफ और जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपनी सेना की जनरल की मानद की उपाधि दी है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, बातें कही जा ठीक है कि नेपाल ने चीन के RBI जो कि फ्रेमवर्क पर समझौता किया है, और पहला भारत और नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नेपाल के काठमांडू में किया गया है। दोस्तों आगे है नेपाल में कि तमु लहोसार पर्व जो है यहाँ पर मनाया जाता है। और देख सकते हैं नेपाल के चितवन जिले के सोराहा में
18वां जो कि हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि नेपाल ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान को यहाँ पर शुरू किया है और नेपाल ने 11 जो कि पश्मीना को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अपना पहला 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव को आयोजित किया। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके जो कि नेपाल से संबंधित जो कि करंट अफेयर्स थे, आप इन सबको भी देखने के प्रयास करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आपके कहीं से भी आ सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि गुरुदेव कालीचरण जो कि ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025। ठीक है, तो आप जैसे डॉक्टर अच्युत सामंत है, साधु ब्रदेश दास है, या फिर आर के राम कुमार है, या विनोद कुमार शुक्ल है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार की बात करें हम, तो इसे डॉक्टर अच्युत जो कि सामंत को दिया गया। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं क्या लिखे गए हैं इसमें। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आचार्य अच्युत सामंत जो कि कीट और किस के दूरदर्शी संस्थापक हैं। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और जो कि हाल ही में इसे असम के कोझिकोड प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। यह पुरस्कार दे सकते हैं कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट के द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्हें शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ और बातें लिखिएगा। यह सम्मान देखा जाए तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा की 166वीं जयंती के अवसर पर प्रदान किया गया है, जो कि बोडो समुदाय की एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो कि हाल फिलहाल में जो पुरस्कार दिए गए हैं, उन चीज़ को भी देख लेंगे। देखिए दोस्तों, फ्रेंड अगर डायरेक्टर सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले अगर भारतीय की बात करें हम, तो देख सकते हैं सुदर्शन पटनायक है। ठीक है, और देखते हैं तो सरस्वती सम्मान बात कर 2025 के तब भद्रेश दास को दिया गया है दोस्तों। 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 की बात करें विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और एबल पुरस्कार 2025 की बात करें हम, तो जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को दिया गया है। लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करें हम, तो संघमित्रा ताई गायकवाड़ को दिया गया है। और गोल्ड मर्करी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो दलाई लामा को दिया गया है दोस्तों। 2025 के एस्कॉट होम जल पुरस्कार किसे दिया गया, तो गुंटे ब्लोसल को दिया गया। ठीक है, क्या रखेंगे। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 की बात करें आर के राजकुमार को दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इन सारे जो पुरस्कार हैं जो दिए गए हैं, आप इन सबको याद रखना है दोस्तों। आगे देख सकते हैं कि महाराज हरि सिंह पुरस्कार किसे दिया गया है, मनोज सिन्हा को दिया गया है। और सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड किसे दिया गया, तो तरुण दास को दिया गया है। उगाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, तो मैना स्वामी को दिया गया दोस्तों। इन सारे जो पुरस्कार हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं, तो इन सारे को याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस संगठन ने विश्व आर्थिक जो कि आउटलुक WEO नीतिगत बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण देख सकते हैं कि रिपोर्ट को जारी किया। ठीक है, इनके विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज ए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट एमिड पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसे जारी की है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या फिर एशियाई विकास बैंक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम विश्व आर्थिक आउटलुक अगर नीतिगत रिपोर्ट के देखा जाए, तो इसे IMF के द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए थोड़ा और हम लोग क्या देखते हैं की पॉइंट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में जो कि विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलाव के बीच में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट को यहाँ पर जारी किया। ठीक है, देख सकते हैं कि रिपोर्ट में वैश्विक विकास जो कि पूर्वानुमान को जनवरी 2025 की अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि घटाकर 2.8 और भारत का जो 6.2 कर दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख चिंता के रूप में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या को उजागर इसमें किया गया था। इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर IMF की बातें हो रही। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, तो आप देख सकते हैं इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में की गई थी। और इसके प्रबंधक निदेशक की बात करें क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। ठीक है, देख सकते हैं इसके मूल संगठन की बात करें संयुक्त राष्ट्र है और इसके मुख्यालय के यहाँ वाशिंगटन DC है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा जो है
12 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अगर आपको सही अच्छा लगे हो तो इसे आप लाइक शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन करंट अफेयर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के प्रयास करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।